नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। तो नेक्स्ट है हमारा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, तो अभी हमने कूलाम का नियम पढ़ लिया है। अभी इसके बाद जो है हमको देखना है इसको सदिश रूप में कैसे निरूपित करते हैं। तो आपने 11th क्लास में पढ़ ही रखा है वैसे कि सदिश क्या होता है। सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर परिमाण भी हो प्लस दिशा भी हो। तो सदिश राशियां क्या होती है? सदिश वे राशियां होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध हो। तो अभी तक हमने जो फोर्स निकाला है उसका मैग्नीट्यूड निकाला है। अगर हम उसके साथ डायरेक्शन को भी लिख दे तो ये इसका क्या हो जाएगा? सदिश निरूपण हो जाएगा। जैसे मान लिया मैंने कोई भी वेक्टर है आर वेक्टर, ठीक है, वेक्टर मतलब सदिश। तो इसको हम इसके मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन अगर इस फॉर्म में लिख देते हैं तो ये इसका क्या हो जाता है? सदिश निरूपण हो जाता है। तो हमको करना क्या है, जो हमने कूलाम का नियम पढ़ा था उसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब यही है कि उसके साथ उसकी डायरेक्शन को भी लिखना है। आई इतनी बात समझ में? तो मैं एक बार लिख देती हूँ कि हमारा टॉपिक क्या है अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ठीक है, तो अभी देखो ये मैं एक्सप्लेन करूँ इससे पहले एक पॉइंट में इधर आपको बता देती हूँ। जैसे मान लिया मैंने कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, ये इस पॉइंट ए पर खड़ा है अभी। ठीक है, मान लिया कोई भी पार्टिकल है, वो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और पॉइंट बी तक जाता है। यहां से यहां तक की दूरी जो है मान लिया मैंने 5 मीटर है। ठीक है, अगर मुझे इस पार्टिकल की, ये जो पार्टिकल यहां से चलकर यहां तक गया है, अगर मुझे इसकी स्थिति बतानी है तो मैं इसकी स्थिति को कैसे बताऊंगी? तो स्थिति बताने के लिए मुझे इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, पॉइंट ए की। अगर ये पॉइंट ए नहीं होगा तो मैं पॉइंट बी की स्थिति नहीं बता पाऊंगी। इसका मतलब अगर किसी भी पॉइंट की या किसी भी पार्टिकल की स्थिति बतानी है तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना जरूरी है जिसके रेस्पेक्ट में आप उस पार्टिकल की स्थिति को बता सकते हो। तो अगर मैंने इस ए को कंसिडर किया है एज ए रेफरेंस, तो मान लिया यहां से इसने चलना स्टार्ट किया, यहां से ये यहां तक गया है, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 5 मीटर। तो अभी इसकी जो स्थिति है इसको मैं लिखूंगी 5 i कैप। क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो पार्टिकल है वो 5 मीटर एक्स डायरेक्शन में चला है। आई कैप का मतलब क्या है? ये एक्स एक्सिस का एकांक सदिश है। एकांक सदिश क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जो केवल डायरेक्शन को बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? एकांक सदिश। तो जो आई कैप है वो हमको बता रहा है कि पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितना चला है? 5 मीटर चला है। तो अगर मुझे किसी भी पार्टिकल की स्थिति बतानी है तो मैं क्या करूंगी? जिसके रेस्पेक्ट में मुझे इसकी स्थिति बतानी है उसके रेस्पेक्ट में उसका डिस्टेंस और उसके साथ ही उसके डायरेक्शन को मैं मेंशन कर दूंगी। तो ये जो 5 i कैप है ये इस पार्टिकल का, जो भी पार्टिकल ए से चलकर बी तक गया है उसका क्या हो जाएगा? स्थिति सदिश हो जाएगा। तो जो सदिश किसी भी पार्टिकल की स्थिति बताने का काम करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश। और अगर डिस्प्लेसमेंट दिखाना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, आपको
इतनी बात समझ में आगे होगी। इसके बाद जो है वो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को अगर या किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसका मैग्नीट्यूड लिखो, उसके साथ उसकी डायरेक्शन को भी लिख दो। तो मेन पॉइंट वही है कि हम डायरेक्शन कैसे लिखेंगे। तो अगर किसी पार्टिकल की स्थिति बतानी है तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे। मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रही हूँ, जिससे आपको डिफाइन करने में कि Q1 और Q2 जो है वो कितने डिस्टेंस पे हैं आसानी रहेगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको इसके अंदर करना क्या है। कुछ नहीं करना है, जो भी फोर्स है उसको हम लिखेंगे और उसकी डायरेक्शन को भी इसके साथ लिख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका सदिश निरूपण हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डायग्राम को मैं इससे बना देती हूँ। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये इसका ओरिजिन मूल बिंदु। अभी हम लेते हैं दो चार्जेस। मान लिया मैंने कोई दो चार्जेस हैं, वो कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दो चार्ज रखे हैं। पहला चार्ज ये है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। दोनों चार्ज Q1 और Q2 इस प्रकार रखे हुए हैं। अभी ये जो Q1 है ये ओरिजिन से कितना दूरी पर है और ये Q2 है, इसका स्थिति सदिश, इन दोनों को हमको लिखना है। तो दो चार्ज जो है वो Q1 और Q2 वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और ये मूल बिंदु O से अगर मुझे इस Q1 की स्थिति बतानी है तो स्थिति बताने के लिए हम डिफाइन करते हैं स्थिति सदिश। तो इस मूल बिंदु O से अगर मैं एक लाइन खींचूं और इसको मैं Q1 तक बढ़ाती हूँ और इसका सिर जो है वो Q1 की तरफ रखती हूँ, तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश। तो Q1 का स्थिति सदिश बनाने के लिए क्या करना है, मूल बिंदु से Q1 तक एक लाइन खींचनी है और ये इस तरीके से इसका एरो होना चाहिए। तो ये इसका स्थिति सदिश है। मान लिया मैंने ये R1 वेक्टर। तो आवेश Q1 का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर, ठीक है। वैसे ही मूल बिंदु से अगर Q2 की स्थिति बतानी है तो हम इसके लिए भी वापस एक स्थिति सदिश डिफाइन करेंगे। तो स्थिति सदिश बनाते कैसे हैं, जहां से आपको स्थिति बतानी है वहां से आपको चलना शुरू करना है और जहां तक आपको जाना है वहां तक जाके रुक जाना है और जिस दिशा में आप चल रहे हो उस तरफ आपको एरो बनाना है, ठीक है। तो मुझे स्थिति कहाँ से बतानी थी, ओरिजिन से। तो यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया और जिस तरफ मैं जा रही हूँ उसी तरफ एरो का निशान लगेगा और कहाँ तक जाना था, Q2 तक। तो ये इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर। तो मूल बिंदु O के सापेक्ष आवेश Q1 और Q2 के स्थिति सदिश क्या है, R1 और R2 वेक्टर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि आवेश Q1 और Q2 की स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष क्या हो जाएंगे, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इससे आगे। अभी देखो ये आवेश Q1 और Q2 है, ये दोनों अभी यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब आपको प्लस ही लेके चलना है। अगर माइनस होगा तो वहां माइनस लिखा होगा, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको प्लस ही लेके चलना है। तो ये जो दोनों चार्ज हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्लस ही है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो यहाँ पर ये जो दोनों चार्ज है इन दोनों के बीच की भी कुछ डिस्टेंस होगी। तो जैसे मैंने मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश बनाया है R1 वेक्टर और मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश बनाया है R2 वेक्टर, वैसे ही अगर मैं Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष
या फिर Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो मैं इसको बना देती हूँ। ये जो आपका Q1 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष, तो Q2 का बताना है अगर मुझे, जैसे Q1 का स्थिति सदिश बताना था मूल बिंदु के सापेक्ष, तो मूल बिंदु से चलना शुरू किया और Q1 तक गए। ठीक है, अगर मुझे Q1 का स्थिति सदिश बनाना है तो मैं Q2 से चलकर Q1 की तरफ जाऊंगी। ठीक है, ये हो गया इसका स्थिति सदिश। इसको क्या नाम दिया है मैंने, Q2 से चलकर Q1 की तरफ गई हूं तो ये क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर। इसको मैंने जस्ट नाम दिया है R12 वेक्टर। ठीक वैसे ही अगर Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको मैं कुछ इस लाइन से बना देती हूँ। ये क्या हो जाएगा, इसको मैं अंदर लिख देती हूँ। ये हो जाएगा R12 वेक्टर और Q2 का Q1 के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर। आगे इतनी बात समझ में, तो मैं इसको एक बार लिख देती हूँ। ठीक है, मूल बिंदु O के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश बराबर हो जाएगा R1 वेक्टर। वैसे ही मूल बिंदु O के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर। Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, Q1 के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा हमारा R21 वेक्टर। और Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश, ये क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर। ठीक है, ये आपको आगे होंगे। देखो फर्स्ट R1 और R2 में तो इतना कोई कंफ्यूजिंग वाली बात है नहीं। Q1 का स्थिति सदिश ओरिजिन के रेस्पेक्ट में तो R1 वेक्टर, Q2 का तो R2 वेक्टर। अगर Q1 के रेस्पेक्ट में 2 का स्थिति सदिश आपको लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, 1 के रेस्पेक्ट में 2 का लिख रहे हैं, मतलब 1 से चलकर जाएंगे 2 की तरफ, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो 2 1, ठीक है, R21। वैसे अगर Q2 के सापेक्ष Q1 का, तो ये क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अभी देखो इसके बाद हमने ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा और ये सब इसके स्थिति सदिश हमने लिख दिए। अभी हमको करना क्या है, हमारा मकसद ये है कि हमको कूलाम का नियम का सदिश निरूपण करना है। इसका मतलब हमको कूलाम का नियम लगाना पड़ेगा। तो कूलाम का नियम दो आवेशों के मध्य लगता है, तो यहाँ पर दो आवेश है, सिंपल सी बात है, लग जाएगा। देखो अभी तक आपने देखा है कि दो चार्ज जैसे Q1 और Q2 ये एक दूसरे से किसी डिस्टेंस r पर रखे हैं, तब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो क्या होगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर R Q1 और Q2 के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। अभी चार्ज यही है, सेम यही कंडीशन है, बस इसमें क्या क्या है, चार्ज को सीधे स्ट्रेट लाइन में नहीं रखकर इस तरीके से रख दिया। तो इन दोनों में कुछ फर्क है क्या, नहीं है, ये ऐसे रखा हुआ था, इसको ऐसा टिल्ट कर दिया है, तो फोर्स भी क्या होगा, इसी पैटर्न में होगा। फोर्स क्या होगा, F बराबर K Q1 Q2 चार्ज और इनके बीच में जो भी दूरी होगी आपको वही लिखना होगा। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अभी मैं फोर्स लिखूं इससे पहले मुझे कुछ और पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, इसको मैं पहले ही मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा सदिश योग का त्रिभुज नियम। ठीक है, सदिश योग का त्रिभुज नियम।
इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर ये आपका हो जाएगा ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में रिजल्टेंट को प्रदर्शित करती है, ये आपका सी वेक्टर। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। ठीक है, ये सेम पैटर्न में चल रहे सीक्वेंस, ए और बी का सेम, इसका जस्ट अपोजिट है, तो सी बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सेम इसमें भी देखो, ये वाला यहाँ से इधर जा रहा है, r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर बराबर होगा r2 वेक्टर के। तो डायग्राम से मैं लिख देती हूँ फ्रॉम फिगर, या फिर चित्र से ऐसा लिख दो, चित्र से आपको दिख ही रहा है, दोनों ही कंडीशन में मैं लिखूंगी r1 वेक्टर प्लस, ये फर्स्ट इधर गया, अभी यहां से यहां तक r21 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर। तो यहां से r21 वेक्टर को मैं क्या लिख सकती हूँ, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। वापिस अगेन एक बार में क्या लिख सकती हूँ, सेकेंड, जैसे ये आपका जा रहा है r2 वेक्टर और यहां से r21 वेक्टर, नेक्स्ट r2 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर बराबर r1 वेक्टर। तो r21 वेक्टर बराबर r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो मैंने सदिश योग के त्रिभुज नियम से ये पॉइंट निकाल लिया कि r21 वेक्टर किसके बराबर है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के, और ये यहाँ पर 1 2 वेक्टर है ना, r12 वेक्टर है वो किसके बराबर है, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ठीक है, देख लो, ये यहाँ से r2 वेक्टर और यहाँ से इधर क्या जा रहा है r12, तो r2 प्लस r12 किसके बराबर होगा, r1 वेक्टर के। एक इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है और एक इसको थोड़ा सा। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं ना, यहाँ तक इतनी बात समझ में। अब हमको यह करना है, फोर्स लिखना है, तब हम फोर्स लिखते हैं। इससे पहले मैं एक बार इसको ढंग से लिख देती हूँ, माना दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं, जिनका मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः r1 वेक्टर व r2 वेक्टर है। तो आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल, अभी देखो यहाँ पर बल को हम कैसे लिखेंगे, ये चार्ज है आपका Q1 और ये है Q2, ये दोनों क्या है, प्लस 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 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो प्लस प्लस को धक्का देगा, ये प्लस है ये भी प्लस है। तो अगर मुझे Q1 पर फोर्स लिखना है तो ये Q2 इस Q1 को धक्का देगा इस तरह, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। इस फोर्स को क्या नाम दिया है मैंने, F12। F12 क्यों, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको मैंने कहा है F12। जिसके ऊपर फोर्स लिख रहे हैं उसको हम लिखेंगे पहले, और जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है इसको लिखेंगे बाद में। तो Q1 के ऊपर फोर्स है इसीलिए 1 पहले लिखा, और Q2 की वजह से लग रहा है इसलिए 2 बाद में लिखा। ठीक वैसे ही अगर मुझे लिखना है Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स, तो ये फोर्स इस तरफ लगेगा, इसको मैं लिखूंगी F21। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो जो 1 है इसके ऊपर हम लिखेंगे 1 2, जिस चार्ज के ऊपर बल लग रहा है उसको लिखेंगे पहले, और जिसकी वजह से लग रहा है उसको लिखेंगे बाद में। तो आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल क्या हो जाएगा, Q2 पर लग रहा है 1 के द्वारा, तो ये हो जाएगा 2 1 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन, देखो F21 फोर्स देखो,
अभी देखो ये फोर्स F21 इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में इसका स्थिति सदिश क्या है, R21 वेक्टर, और ये R21 वेक्टर है, ये इसका स्थिति सदिश है। अगर मुझे इसकी डायरेक्शन लिखनी है तो मैं डायरेक्शन क्या लिखूंगी, डायरेक्शन कैसे डिफाइन करूंगी, एकांक सदिश से। तो इसका एकांक सदिश क्या हो जाएगा, R21 कैप। ठीक है, तो F21 का डायरेक्शन कौन बताएगा, R21 कैप, क्योंकि इधर क्या है, पोजीशन वेक्टर R21 और इसकी दिशा में हमने एक वेक्टर डिफाइन किया है, यूनिट वेक्टर, जो इसकी डायरेक्शन को बताएगा। वैसे ही R12 वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, तो इस दिशा में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन होगा, इसको मैंने कहा R12 कैप। ये R12 कैप डायरेक्शन बताएगा फोर्स F12 की। तो यहां से फोर्स कितना हो जाएगा, तो आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल, इसको मैं लिखूंगी F21 वेक्टर। Q1 के द्वारा Q2 पर कितना बल लग रहा है, तो जिसके ऊपर बल लगेगा उसको लिखेंगे पहले, और जिसके द्वारा लगेगा उसको लिखेंगे बाद में। तो ये क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, F21 फोर्स लग रहा है। जब फोर्स लग रहा है F21 वेक्टर, ठीक है, F21 वेक्टर लग रहा है, तब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर। तो ये R21 का स्क्वायर और ये R21 का कैप। तो F21 किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये मैंने अभी इससे पहले लिखा भी है, R21 वेक्टर किसके बराबर है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के। मैं सीधा इसको लिख देती हूँ, F21 वेक्टर बराबर K, इसको आप चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर और R21 के। इसको मैंने कहा समीकरण नंबर 1। ठीक है, ठीक वैसे ही आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R1, F12 है फोर्स, 12 इस तरफ लग रहा है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 स्क्वायर और R12 कैप। तो F12 वेक्टर बराबर, इसको आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा R12 कैप। इसको मैंने कहा समीकरण नंबर 2। आप चाहे तो ये R12 कैप को भी चेंज कर सकते हैं, क्या है R कैप, R कैप को आप R वेक्टर अपॉन मोड R भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और यहाँ पर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का कैप डिवाइड बाय R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब, ये भी बन जाएगा, वो भी आपका सही है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 कूलाम नियम का या कूलाम बल का सदिश निरूपण है। कूलाम बल का क्या है, सदिश निरूपण है। तो ये आगे बात समझ। अभी देखो डायग्राम से, ये F12 वेक्टर लग रहा है इस तरह, और इसका एकांक सदिश क्या है, R12 कैप, और F21 लग रहा है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और इसका एकांक सदिश क्या है, R21 कैप। तो हमको चित्र से दिख रहा है कि R12 कैप बराबर है R21 कैप, लेकिन
विपरीत हैं एक दूसरे के, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया है r12 के बराबर माइनस ऑफ r21 के। तो अगर ये इस तरीके से हैं तो जो f12 वेक्टर होगा वो f21 वेक्टर के बराबर होगा, केवल दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कूलाम नियम गति के तृतीय नियम या तीसरे नियम की पालना करता है। तो ये कूलाम का नियम जो है वो गति के तीसरे नियम की पालना करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं F12 बराबर F21 होगा। यहाँ से देखो ये दोनों फोर्स बराबर कब होंगे, जब ये R21 कैप और R12 कैप आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ये दोनों बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो फोर्स भी आपस में बराबर होंगे, तो केवल दिशा विपरीत होगी। जैसा कि आपको डायग्राम से दिख भी रहा है कि दोनों फोर्स बराबर है। Q1 Q2 पर जितना फोर्स लगाएगा Q2 भी Q1 पर उतना ही फोर्स लगाएगा, बस दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। F12 वेक्टर बराबर हो जाएगा F21 वेक्टर के, और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए मैंने इसको नेगेटिव लिख दिया। अब यहाँ पर जो R12 केप और R21 केप है इसको मैंने मेंशन नहीं किया है, इसको मैं यहाँ एक बार लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। आप इसके साथ ही यहाँ लिख देना R12 कैप, R12 कैप क्या है और R21 कैप क्या है। R21 कैप, R12 कैप जो है वो R12 वेक्टर का एकांक सदिश, और R21 कैप जो है वो R21 वेक्टर का एकांक सदिश है। ठीक है, ओके। और यहाँ आप इसको लिख भी सकते हैं कि ये जो दोनों बल हैं, कूलाम के नियम से Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल और Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल दोनों ही आपस में परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है। इस वजह से F12 वेक्टर बराबर होगा F21 वेक्टर के। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, और मैं ही लिख देती हूँ, इधर लिख देती हूँ। दोनों आवेशों पर परस्पर लगने वाले बल परिमाण में समान तथा विपरीत दिशा में कार्यरत होते हैं। ठीक है, परिमाण में समान तथा विपरीत दिशा में कार्यरत होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देखा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, और अभी देखो हमने जितना जो कुछ भी पढ़ा है उसमें केवल दो चार्ज थे और उनके बीच में फोर्स किस तरीके से रखता है उसको हमने देखा था। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा दो ही चार्ज हो सकता है दो से अधिक भी हो, 3 चार्ज रखे हुए हो, 4 रखे हुए हो, 5 रखे हुए, तो इस कंडीशन में कूलाम का नियम जो है हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं अगली क्लास में। देखो तो ये सब कुछ हमने देख लिया है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण भी देख लिया। अब क्या है, अगर आपको पूरा डेरिवेशन ऐसा ही पढ़ने में नहीं आया, या आपसे नहीं हो रहा हो कि आपको बहुत टफ लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक सिंपल मेथड बताते हो। अगर कुछ नहीं बन रहा है तो आप एग्जाम में ये करके आ जाना। मान लिया दो चार्ज है, एक को मैंने कहा Q1 और Q2 और दूसरा है Q2, ये एक दूसरे से किस दूरी पर रखे हुए हैं, ये दोनों ही चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसको मैंने कहा F21 वेक्टर। और अगर ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये क्या होगा, F12 वेक्टर। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है। और अगर मैं Q1 से Q2 की तरफ जा रही हूँ तो इसके लिए
यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं डिस्टेंस को लिख देती हूँ r21 वेक्टर, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर मैं 2 से 1 की तरफ के लिए लिख रही हूँ तो मैं इसको लिखूंगी r12 वेक्टर इस तरफ, ठीक है, सीधा लिख देती हूँ। अगर मुझे लिखना है इस तरफ के लिए डिस्टेंस तो मैं r21 वेक्टर, और इधर के लिए लिखूंगी तो r12 वेक्टर। तो f12 जो होगा इसको मैं लिखूंगी k q1 q2, 12 लिख रहे हैं ये वाला, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा r12 का स्क्वायर और r12 कैप। इस डायरेक्शन में इसका एकांक सदिश होगा r12 कैप, ठीक है। और सेम ऐसे r21 के लिए लिखना है तो k q1 q2 अपॉन r21 का स्क्वायर r21 कैप। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। आगे इतनी बात समझ में। अगर कुछ भी नहीं बन रहा है, वो डेरिवेशन सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो रहा है, तो आप इसके सदिश निरूपण में ये इतना भी कर सकते हैं, इनफ होगा, ये इतना आप करके एग्जाम में आ सकते हैं। और एक और पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली थी, जो हमने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा है, उसमें अगर आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि पहले एप्सिलॉन नॉट होता है या फिर एप्सिलॉन होता है, ऐसे रेशो में आपको कंफ्यूजन होगा कि पहले एप्सिलॉन था या एप्सिलॉन नॉट था, पहले फोर्स मीडियम वाला था या फिर निर्वात वाला था। अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप सिंपल सा ध्यान रखना कि फर्स्ट जब हम फोर्स निकालते हैं तो वो हम निकालते हैं निर्वात में। पहले हम जब भी बल निकालते हैं तो हम निर्वात में निकालते हैं, ठीक है, निर्वात में निकालते हैं। तो एप्सिलॉन आर बराबर होगा एफ निर्वात में डिवाइड बाय एफ मीडियम में। पहले जब भी हमने फोर्स लिखा है, अभी तक जितना भी पढ़ा है, उसमें सबसे पहले जो बल लिखा है वो निर्वात के लिए ही लिखा है, इसके बाद मीडियम के लिए लिखा है। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या होगा, एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ मीडियम। अब एफ वैक्यूम वाला ऊपर है तो हमने पढ़ा है एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर एफ ऊपर है तो एप्सिलॉन नॉट इसके 1/, में होगा, ठीक है। तो ये आपका फोर्स एफ है, तो एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एफ अगर ऊपर है तो इसका निर्वात का जो भी परमिटिविटी वो क्या होगा, इसके इनवर्स में, मतलब 1/, में होगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, और एफ एम मीडियम के लिए भी 1/, होगा, तो इसका एप्सिलॉन आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। तो जो कूलाम का नियम का सदिश निरूपण है, अगर वो आपको टफ लगता है तो आप इसको ऐसा सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। आपकी बुक में वैसा दिया हुआ था तो मैंने वैसा बता दिया है, आप चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं। और ये वाला जो है, अगर आपको फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हमने जो कुछ भी देखा है उसके अंदर 2 चार्ज रखे हुए थे, इसके बीच में जो भी फोर्स लग रहा था वो हमने डिफाइन किया था। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 ही चार्ज रखे हुए हैं। अगर 2 से अधिक चार्ज रखे हुए हैं, हो सकता है 3 रखे हो सकता है 5 रखे हो, 7 रखे हो, तो उस कंडीशन में फोर्स को हम कैसे निकालेंगे, इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।